MTS-42 लॉन्च किया जाता है अपने 2 साल के मार्स मिशन के लिए। इस स्पेसक्राफ्ट में इस मिशन की कमांडर मैरीना, बायोलॉजिस्ट डेविड और मेडिकल रिसर्चर जोए है। स्पेसक्राफ्ट के कुछ सेपरेशन के बाद लॉन्च कंप्लीट होता है। दोस्तों, एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी के लिए इस क्राफ्ट को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक का नाम है MTS-42 और दूसरे का नाम है किंगफिशर, जो एक टेदर से कनेक्टेड है। और इन दोनों पार्ट्स के बीच में सोलर पैनल है जो स्पेसक्राफ्ट MTS-42 को इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है। और दोस्तों, ये सब चीजें गोल गोल घूमती हुई आगे जा रही हैं। स्पेसक्राफ्ट के एक हिस्से में रहकर ये तीनों मार्स तक का सफर करेंगे, जिसमें 2 साल तक का टाइम लगेगा। डेविड को शुरुआती कुछ घंटों में प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये शिप काफी तेजी से गोल गोल घूम रहा है। जोए को शिप का एक ऐसा हिस्सा नजर आता है जहाँ से वो अर्थ को बखूबी देख सकती है। अगले दिन वो तीनों हाइपीरियन से कनेक्ट करते हैं। ये मार्स मिशन इसी कंपनी ने लॉन्च किया है। कमांडर मैरीना कंपनी को लॉन्च से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देती है। एक दिन मैरीना रूटीन चेक कर रही होती है, तभी उसे फ्लोर पर ब्लड नजर आता है। जब वो ऊपर के डक्ट को खोलती है तभी एक आदमी नीचे उसके हाथ पर गिर जाता है। तुरंत ही जोए और डेविड वहां आते हैं और उस आदमी को मैरीना के हाथ से हटा देते हैं। मैरीना देखती है कि शिप का एक मॉड्यूल CDRA खराब हो चुका है। और दोस्तों, इस मॉड्यूल का काम था शिप के अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को साफ करना। मैरीना देखती है कि शिप के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़नी शुरू हो गई है। मैरीना को उस बंदे का ID कार्ड मिलता है जिसका नाम है माइकल एडम, और वो इस स्पेसक्राफ्ट का लॉन्च सपोर्ट इंजीनियर है। जोए और डेविड देखते हैं कि उसकी बॉडी पर काफी गहरा कट लगा हुआ है। जोए उसका तुरंत इलाज करती है। मैरीना हाइपीरियन से कनेक्ट कर शिप की मौजूदा स्थिति और माइकल के बारे में उन लोगों को बताती है। फिलहाल माइकल से उन्हें कोई खतरा नहीं है। जोए मैरीना के हाथों पर 3D प्रिंटेड प्लास्टर लगाती है। मैरीना उन दोनों को कार्बन डाइऑक्साइड वाले मॉड्यूल CDRA के खराब होने की बात बताती है, इसलिए फिलहाल उन्हें एटमॉस्फेयर से CO2 कम करने के लिए लिथियम हाइड्रोक्साइड कैनिस्टर का इस्तेमाल करना है, जो कि लिमिटेड है। कुछ घंटों बाद माइकल को होश आता है और वो बेड से उतरकर नीचे बैठ जाता है। दोस्तों, माइकल को ये नहीं पता कि वो इस वक्त अपने घर से कई हजार किलोमीटर दूर है। उसे लग रहा है कि वो अर्थ पर है, इसलिए वो रिलैक्स होकर बैठा है। तभी माइकल शिप के उस हिस्से की तरफ जाता है जहाँ से बाहर का नजारा दिखता है, और ये नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो काफी पैनिक हो जाता है। जोए आकर उसे शांत करती है। मैरीना उससे कुछ सवाल पूछती है, जिससे ये पता चलता है कि स्पेसक्राफ्ट के लॉन्च से पहले चेकिंग के दौरान माइकल को करंट लगा और वो वहीं बेहोश हो गया। माइकल मैरीना को कहता है कि मेरी बहन ईवा घर पर अकेली है, मुझे बस अपने परिवार के पास वापस जाना है। मैरीना हाइपीरियन से कनेक्ट करती है, उन्हें माइकल की बहन के बारे में बताती है। हाइपीरियन माइकल की बहन की जिम्मेदारी लेता है। जब तक माइकल वापस नहीं आ जाता तब तक वो उसकी देखभाल करेंगे। माइकल थोड़ा रिलैक्स होता है और इस तरह के बर्ताव के लिए क्रू से माफी मांगता है। फिलहाल हाइपीरियन के पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसके थ्रू वो माइकल को वापस अर्थ पर ला सके। सो अनऑफिशियली माइकल एक एस्ट्रोनॉट बन चुका है। और दोस्तों, वो क्रू को बताता भी है कि अगले साल वो इस तरह की मिशन के लिए अप्लाई करने वाला था, लेकिन उसकी किस्मत उसे पहले ही यहाँ ले आई। अगले दिन से माइकल डेविड की रिसर्च में मदद करना शुरू कर देता है। असल में दोस्तों, डेविड का मिशन ही यही है, उसे मार्स की सरफेस पर पेड़ उगाने हैं। मैरीना कोई तरीका सोच रही है ताकि CDRA मॉड्यूल को ठीक किया जा सके, लेकिन उसकी सारी वायरिंग शॉर्ट हो चुकी है और वो पूरा जल चुका है। कुल मिलाकर बात यह है कि इसे ठीक नहीं किया जा सकता, और हाइपीरियन के पास भी इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैरीना डेविड को बताती है कि हमारा CDRA मॉड्यूल खराब हो चुका है और हमें 950 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत है। क्या तुम अपने LG के थ्रू इतना ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हो? डेविड मैरीना को कहता है कि अगर एक बैच LG सही से ग्रो किया जाए तो हम इतना ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। असल में दोस्तों, डेविड को LG यानी कि काई के 2 बैच मार्स पर ले जाकर उगाने थे, लेकिन अभी की सिचुएशन देखते हुए उसे एक बैच यहीं इस्तेमाल करना होगा। डेविड अपना प्रोसीजर स्टार्ट करता है और प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद वो मैरीना को बताता है कि इससे हम 550 लीटर ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर पाएंगे। मैरीना डेविड को कहती है कि तुम्हें दूसरा बैच भी इस्तेमाल करना होगा क्योंकि CDRA अब ठीक नहीं हो सकता।
अब यही एलजी हमारा लाइफ सपोर्ट है। डेविड तुरंत जाकर एलजी के दूसरे बैच का भी प्रोसीजर स्टार्ट कर देता है। अब उसके पास मार्स के लिए कुछ भी नहीं बचा, लेकिन अभी सबसे जरूरी स्पेसक्राफ्ट में ऑक्सीजन लेवल को कम होने से बचाना है। अगले दिन डेविड देखता है कि बदकिस्मती से दूसरे बैच की एलजी खराब हो चुकी है। मैरिना ये दुखद खबर हाइपीरियन के साथ साझा करती है और दोस्तों हाइपीरियन मैरिना को एक बहुत बड़ा फैसला लेने को बोलता है। वो ये कि उन्हें माइकल को मारना होगा, क्योंकि शिप में इतना ऑक्सीजन है कि जिससे 2 लोग ही मार्स तक जा सकते हैं और एलजी के एक बैच की वजह से एक इंसान लायक ही O2 प्रोड्यूस हो पा रही है। और अगर इतने ऑक्सीजन के साथ ये चारों मार्स तक जाने की सोचेंगे तो वहां जाने से पहले ही चारों घुटकर मर जाएंगे। इसलिए जल्द से जल्द किसी भी एक मेंबर को मरना होगा। जाहिर है ये मरना वर्ड माइकल के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है। जोई ये बात सुनकर मैरिना को कहती है कि ऐसे कैसे हम किसी को मार सकते हैं, कोई तो रास्ता होगा। अनफॉर्चुनेटली अभी कोई सेफ रास्ता नहीं है माइकल को बचाने का। हाँ, एक रिस्क लेने वाली बात है, वो ये कि इनके शिप का दूसरा पार्ट जिसका नाम किंगफिशर है, उसे लॉन्च करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी, तो शायद उसमें कुछ ऑक्सीजन बचा हो सकता है। लेकिन मैरिना के हिसाब से अगर वो उस टेदर के जरिए स्पेस वॉक कर किंगफिशर तक जाएंगे तो बीच में लगे सोलर पैनल को नुकसान पहुंच सकता है। यानी कि ये कदम उठाना क्रू को मौत के कुएं में धकेलने जैसा है, और वो भी ऐसे ऑक्सीजन के लिए जिसके होने की पॉसिबिलिटी 50% है। फिलहाल मैरिना अपने क्रू मेंबर की जान रिस्क में नहीं डालना चाहती, लेकिन जोए के रिक्वेस्ट करने पर वो 10 दिन का टाइम लेते हैं ऐसा कोई भी रास्ता ढूंढने का जिससे ये चारों मार्स तक जिंदा पहुंच सके। डेविड अपनी खराब हुई एलजी के बारे में कुछ सोचता है। मैरिना CDRA को खोलकर देखती है कि शायद उसे ठीक करने का कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन उन्हें कहीं से भी कोई उम्मीद नजर नहीं आती। डेविड मैरिना को कहता है कि हम खतरा उठा रहे हैं, हम जितना टाइम और लेंगे हमारे मार्स तक जिंदा पहुंचने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। और दोस्तों 3 दिन बाद डेविड का सब्र का बांध टूट जाता है। वो माइकल को सब बता देता है कि अब उनकी क्या सिचुएशन है और कैसे माइकल की हर एक सांस बाकी 3 क्रू मेंबर की हर एक सांस को कम कर रही है। माइकल डेविड से पूछता है कि कोई तो रास्ता होगा, लेकिन ये बात उसे भी पता है कि अगर कोई रास्ता होता तो डेविड आज उसे ये बात ना बता रहा होता। डेविड माइकल के पास एक लीथल इंजेक्शन रख देता है जिससे माइकल बिना दर्द के मर सकता है, और डेविड माइकल से माफी मांगकर वहां से चला जाता है। माइकल वो इंजेक्शन लेकर शिप के उसी हिस्से की तरफ बैठ जाता है जहां से पूरा स्पेस नजर आता है। माइकल को अपने आप को मारना है, लेकिन वो अभी और जीना चाहता है। माइकल अपनी बहन ईवा के लिए एक फेयरवेल वीडियो रिकॉर्ड करता है। और दोस्तों आपको शायद ये लग रहा हो कि डेविड एक मतलबी इंसान है, लेकिन माइकल को इंजेक्शन देने के बाद वो काफी बुरी तरह रोता है। कुछ ही देर में जोए माइकल के पास आती है और वो देखती है कि लीथल इंजेक्शन माइकल के बगल में रखा हुआ है। वो भी शांति से उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसे भरोसा देती है कि कोई न कोई ऐसा रास्ता जरूर मिलेगा जिससे वो चारों मार्स तक सेफली पहुंच जाएंगे। कुछ देर की बातचीत के बाद जोए माइकल से वो इंजेक्शन ले लेती है। इसके बाद वो डेविड पर जाकर गुस्सा करने लगती है। डेविड उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि माइकल मरे, लेकिन इमोशनल होकर अगर हमने कोई भी कठोर कदम नहीं उठाया तो हम चारों का मरना निश्चित है। फिलहाल जोए के पास डेविड के लिए कोई जवाब नहीं है। जोए डिसाइड करती है कि वो माइकल को टेदर पर चढ़ना सिखाएगी ताकि शिप के दूसरे पार्ट किंगफिशर पर जाकर ऑक्सीजन चेक करी जा सके, लेकिन जिसे सीखने में क्रू ने सालों बर्बाद कर दिए वो माइकल को कुछ घंटों में सिखाना नियर टू इम्पॉसिबल है। जोए डेविड के पास जाती है ताकि माइकल की जगह वो उसके साथ किंगफिशर तक चले, और डेविड इसके लिए पहली बार में ही रेडी हो जाता है, जिसकी जोए को 1% उम्मीद नहीं थी। लेकिन दोस्तों डेविड किंगफिशर पर जाने के लिए इसलिए रेडी हुआ है क्योंकि जो एलजी का एक बैच सेफ था वो भी खराब हो चुका है। अब सिर्फ 2 ही बंदों के लिए ऑक्सीजन बची है। जोए और डेविड ऊपर जाने की तैयारी करते हैं। 2 बंदों के लिए उन्हें 2 कैनिस्टर ऑक्सीजन चाहिए होगा। वो दोनों स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलते हैं और टेदर के थ्रू किंगफिशर की तरफ जाना शुरू करते हैं। जैसे जैसे वो शिप से दूर जाते हैं ग्रेविटी कम होने लगती है और उन्हें चढ़ने में आसानी होती है। कुछ ही देर में वो आधे रास्ते तक यानी
यानी कि सोलर पैनल्स तक पहुंच जाते हैं, जिसे वो काफी ध्यान से पार करते हैं और किंगफिशर की ग्रेविटी की वजह से वो उस पर जल्दी पहुंच जाते हैं। अब आगे जोए किंगफिशर के अंदर जाएगी और डेविड वहां से O2 के कैनिस्टर ऊपर की तरफ खींचेगा। जोए किंगफिशर के अंदर जाती है। अब है दोस्तों ब्रेथ टेकिंग मोमेंट। अब इन लोगों की किस्मत के ऊपर है, इन्हें ऑक्सीजन मिलेगा या नहीं। जोए गेज लगाकर ऑक्सीजन चेक करती है और दोस्तों वहाँ पर 2 लोगों लायक ऑक्सीजन मौजूद है। जोए जल्दी से पहला कैनिस्टर भरकर डेविड को देती है और दूसरे कैनिस्टर का फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैरिना को पता चलता है कि अभी 20 मिनट में सोलर फ्लेयर स्टॉर्म आने वाला है। वो जल्दी से जोए और डेविड को वापस आने को बोलती है, क्योंकि अगर वो इस सोलर फ्लेयर के कांटेक्ट में आई तो उसकी टॉक्सिक रेडिएशन से वो दोनों मर जाएंगे। जोए को मजबूरन दूसरा कैनिस्टर वहीं छोड़कर जाना पड़ता है और वाल्व से ऑक्सीजन लीक होने लग जाता है। वो दोनों एक कैनिस्टर लेकर MTS-42 की तरफ जाना शुरू करते हैं। जोए जैसे ही स्पेसक्राफ्ट की ग्रेविटी में आती है वो काफी तेजी से उस तरफ खींची चली जाती है और तेजी से गिरने के कारण जो एक कैनिस्टर उसके पास था वो भी स्पेस में गिर जाता है। डेविड जोए को जल्दी से स्पेसक्राफ्ट के अंदर ले जाता है। दोस्तों ये सोलर फ्लेयर कई घंटों तक चलने वाली है। डेविड सोचता है कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर अभी भी किंगफिशर में लीक हो रहा है। डेविड डिसाइड करता है कि वो दोबारा वहां जाकर सिलेंडर लाएगा और क्रू को दे देगा, जिससे 3 लोगों लायक ऑक्सीजन MTS-42 में हो जाएगा। तभी जोए डेविड को कहती है कि तुम्हें अपने बच्चों का फ्यूचर देखना है, कैनिस्टर मैं लेने जाऊंगी। और दोस्तों जोए सोलर फ्लेयर के दौरान ही किंगफिशर पर दोबारा जाती है। सोलर फ्लेयर के कारण उसका स्पेस सूट मेल्ट होना शुरू होता है। वो बचा हुआ एक कैनिस्टर वापस लेकर आती है और उसे स्पेसक्राफ्ट में छोड़ देती है। दोस्तों टॉक्सिक रेडिएशन के कारण जोए अंदर नहीं जा सकती। जोए स्पेसक्राफ्ट के ऊपर ही बैठ जाती है और मार्स को देखते हुए अपने मरने का इंतजार करती है। और दोस्तों ये था इस मूवी का सबसे इमोशनल सीन।